नमस्कार। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख राय एवं पूर्व राष्ट्रवादी नेताओं के योगदान पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। सामाजिक अध्ययन चतुर्थ सेमेस्टर के इतिहास के पोर्शन के ये लास्ट यूनिट है। सबसे पहले राष्ट्रीय आंदोलन के हमारे महान प्रणेता महात्मा गांधी जी के बारे में हम लोग जानेंगे। गांधी जी के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि वो हमारे राष्ट्रपिता थे। वो अहिंसावादी और भारत के महान विभूतियों में से एक महान व्यक्तित्व गांधी जी का रहा है। गांधी जी का जन्म काठियावाड़ के पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर सन 1869 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता श्री करमचंद गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतली बाई था। उनके बच्चों का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी जी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए और वहां से वकालत पास करके लौटे। यहाँ वकालत करने के बाद 1893 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में वकालत की प्रैक्टिस करने चले गए। गांधी जी ने वहां गोरे काले और के भेद से पीड़ित होकर गोरों के प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष करने का निश्चय किया। 1914 ईस्वी में भारत आकर ये कांग्रेस में सम्मिलित हो गए और जीवन पर्यंत राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में जुटे रहे। गांधी एक युग पुरुष और युग निर्माता थे। वे प्रख्यात वकील, कर्मठ सिपाही और चतुर राजनीतिज्ञ थे। इस प्रकार अनेक महान गुणों से विभूषित महात्मा गांधी विश्व में एक नए अस्त्र सत्याग्रह के माध्यम से इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। महात्मा गांधी ने सामाजिक समानता के सिद्धांत को स्वीकार कर समाज में किसी भी प्रकार के सांप्रदायिक भेदभाव को स्वीकार नहीं किया। महात्मा गांधी ने अस्पृश्य मानवों को अपने गले लगाया। इन्होंने चरखा काटने का एक आदर्शवादी कार्यक्रम राष्ट्रवादी जनता को दिया, जो प्रत्यक्ष रूप से भारतीयों को स्वावलंबी बनाने का कार्यक्रम था। गांधी जी ने विशाल उद्योगों के स्थान पर कुटीर उद्योग धंधों को महत्व दिया। यह उनका एक व्यवहारिक निर्णय था। इन्होंने स्त्री शिक्षा पर भी बहुत बल दिया। समाज में व्याप्त कुरीतियों, आखेट, मांस भक्षण, मादक द्रव्यों का सेवन, जुआ आदि केवल व्यक्तित्व का विनाश ही नहीं करते। गांधी जी का मानना था कि ये जो बुराइयां हैं, ये आपके परिवार और समाज और राष्ट्र के लिए भी बहुत ही घातक होते हैं। गांधी जी ने इन सभी कुरीतियों को परित्याग करने पर बल दिया। वो सामाजिक क्षेत्र में सुधार का बहुत सराहनीय कार्य था। वास्तव में महात्मा गांधी भारतीय स्वतंत्रता के प्रणेता थे। उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि से भी विभूषित किया गया। अहिंसा का ये पुजारी, जिसने पूरी जिंदगी राष्ट्र प्रेम और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में अपने आप को लगाया, इस अहिंसा के पुजारी को बदकिस्मती से भारत की आजादी के 6 महीने बाद जनवरी 1948 में नाथूराम गोडसे के द्वारा पहली हिंदुस्तान में आजादी के बाद पहली हत्या महात्मा गांधी जी की होती है। इस तरह एक अध्याय का अंत हो जाता है। फिर इसके बाद भारत के महान विभूतियों में
स्वतंत्रता आंदोलन में जो जिन लोगों का अहम रोल रहा है, आप उन लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। जाहिर है कि बहुत सारे नाम हैं इसमें, गांधी जी के साथ विनोबा भावे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, ऐसे बेशुमार नाम है। सब पर जाहिर है कि बात करेंगे, चर्चा करेंगे तो उसके लिए लंबा वक्त दरकार है। आज जो ये टॉपिक है, इसमें जो गरम दल और नरम दल के लोग थे, जो बहुत ही अहम व्यक्तित्व जिनका रहा है, उन्हीं दो चार लोगों के बारे में हम इस यूनिट में चर्चा करेंगे, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। उसी के कड़ी में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी आपसे हमको चर्चा करनी है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई सन 1856 ईस्वी को महाराष्ट्र के रत्नागिरी नामक जिले में हुआ था। 1879 ईस्वी में उन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने मराठा भाषा में केसरी तथा अंग्रेजी भाषा में मराठा नामक पत्र निकाले। सन 1884 ईस्वी में उन्होंने भारत में एजुकेशन सोसाइटी नामक एक प्रमुख शिक्षण संस्था की स्थापना की थी। भारत में उग्र राष्ट्रीयता के जन्मदाता के तौर पर बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। उनकी निस्वार्थ देशभक्ति, अदम्य साहस, सबल राष्ट्रीय प्रवृत्ति और इन सब के ऊपर अपने देश और देशवासियों पर मर मिटने की जो जज्बा था, तो उनको भारत के कर्णधारों में उन्हें सर्वोच्च स्थान प्रदान करता है। तिलक अपनी प्रबल राष्ट्रभक्ति के कारण ही देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते थे। सन 1889 ईस्वी में उन्होंने कांग्रेस में प्रवेश किया। सन 1908 ईस्वी में सरकार से मुराद अंग्रेजी सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और 6 वर्ष के कारावास की सजा दे दी। जेल से छूटने पर वे पुनः स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उन्होंने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव मनाने की प्रथा का भी प्रारंभ किया। बाल गंगाधर तिलक स्वराज्य के पक्षधर थे। इनका कहना था, आजादी हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में उन्होंने घोषणा भी की कि स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। स्वराज्य प्राप्ति के लिए उन्होंने 4 साधन बताए। नंबर 1, स्वदेशी भावना का प्रचार। 2, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। 3, राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार। और चौथा जो साधन उन्होंने बताया, शांतिपूर्वक सक्रिय विरोध। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को 64 वर्ष की आयु में लोकमान्य तिलक का मुंबई में निधन हो गया। महात्मा गांधी ने तिलक के बारे में कहा था, हमारे समय में किसी भी व्यक्ति का जनता पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना तिलक का। स्वराज्य के संदेश का किसी ने इतनी तन्मयता से प्रचार नहीं किया जितना कि लोकमान्य तिलक ने किया। अब इसी भारत के महान व्यक्तित्व के अगली कड़ी में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जवाहरलाल नेहरू का जन्म जानते हैं कि 14 नवंबर 1889 ईस्वी को प्रयाग में हुआ था। इनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था। मोतीलाल नेहरू अपने समय के प्रसिद्ध वकील थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जवाहरलाल नेहरू इंग्लैंड गए। वे वहां से बैरिस्टर बनकर भारत आए। यहाँ आकर उन्होंने वकालत प्रारंभ की, किंतु उसमें रुचि न होने के कारण उसे छोड़ दिया और 1923 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सेक्रेटरी बनाया गया। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो जवाहरलाल नेहरू ने काले झंडे से उनका स्वागत किया। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता के पक्षपाती थे। 1929 की दिसंबर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि भारत का लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता की प्राप्ति है, न कि औपनिवेशिक स्वराज्य की। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में आपने सक्रिय भूमिका निभाई थी। 1946 में नेहरू जी ने अंतरिम सरकार भी बनाई। 15 अगस्त 1947 को जब देश स्वतंत्र हुआ तो वो देश के प्रथम प्रधानमंत्री बनाए गए। नेहरू जी को 15 अगस्त 1947 से मृत्यु पर्यंत भारत के प्रधानमंत्री
बने रहने का गौरव प्राप्त है। अपने प्रधानमंत्रित्व काल में देश की सेवा बड़ी निष्ठा से की। पंचवर्षीय योजनाओं का प्रयोग भी की देन है। जवाहरलाल नेहरू बच्चों से भी बहुत प्रेम करते थे। बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। 27 मई 1964 को देश के इस महान सेनानी का निधन हो गया। जवाहरलाल नेहरू ऐसे महान नेता थे जिन्होंने विश्व शांति का संदेश दिया। फिर इसी कड़ी में आप दादा भाई नौरोजी के बारे में जानेंगे कि भारत के वीर पितामह के रूप में विख्यात दादा भाई नौरोजी का जन्म 4 सितंबर 1825 को बम्बई में हुआ था। इनकी शिक्षा बम्बई के ही एल्फिंस्टन कॉलेज में हुई। शिक्षा पूरी करने के पश्चात वे उसी कॉलेज में गणित तथा प्राकृतिक विज्ञान के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। 1853 में उन्होंने बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। 1856 ईस्वी में उन्होंने अध्यापक पद से त्यागपत्र दे दिया और केम एंड सन्स नामक पारसी कंपनी में नौकरी करने लगे। व्यापारिक कार्य से उन्हें इंग्लैंड जाने का अवसर मिला, जहां उन्होंने 1876 में बड़ौदा राज्य के दीवान पद पर नियुक्त हो गए। रियासत के रेजिडेंट से मतभेद होने के कारण दीवान पद से भी त्यागपत्र दे दिया और उनका विचार था कि सरकार को पशु बल पर नहीं, नैतिक बल पर आधारित होना चाहिए। स्वराज के संबंध में उनके विचार थे, हम दया की भीख नहीं मांगते, हम तो केवल न्याय चाहते हैं। ब्रिटिश नागरिक के समान हम अधिकारों का जिक्र नहीं करते, हम स्वशासन चाहते हैं। उन्होंने भारतीयों के लिए 3 मांगे रखी थी। नंबर 1, भारतीयों को स्वराज्य पाने का अधिकार है। नंबर 2, भारतीयों की उच्च सरकारी पदों पर आधिकारिक नियुक्तियां हो। भारत और इंग्लैंड के बीच न्यायपूर्ण आर्थिक संबंध रहे। वे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, सन 1886, 1893 तथा 1906 में। दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक की रचना की थी जिसका नाम था निर्धनता और भारत में ब्रिटिश शासन। इस पुस्तक में उन्होंने बताया है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारतीयों की स्थिति दासों के समान थी। दादा भाई नौरोजी की मृत्यु 1917 ईस्वी में हो गई। वे एक महान देशभक्त थे। फिर इसी अगली कड़ी में गोपाल कृष्ण गोखले का की चर्चा भी हम लोग करेंगे। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई सन 1866 ईस्वी को कोल्हापुर राज्य में हुआ। उन्होंने 18 वर्ष की आयु में स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली और 20 वर्ष की आयु में वे प्रोफेसर बन गए। 20 वर्ष की आयु प्रोफेसर बन गए, ये बहुत बड़ी बात है। 39 वर्ष की आयु में ही वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। जाहिर है कि आप इनकी काबिलियत का, इनकी सलाहियत का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ये बासलाहियत रहे होंगे कि प्रोफेसर बन गए 20 साल में और 39 साल की आयु तक पहुँचते पहुँचते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसी बड़ी संस्था के अध्यक्ष चुने गए। वे पुनः सार्वजनिक सभा के त्रैमासिक अखबार के संपादक भी बन गए। उन्होंने सन 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना की। उनमें सेवा भाव, आत्मत्याग का देश प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ था। सन 1905 में गोखले भारत की ओर से परिचारक इंग्लैंड गए। उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने वहां महात्मा गांधी जी के कार्यों में सहायता की। बाद में भारत आने पर उन्होंने वैधानिक तरीके से भारतीयों को अंग्रेजों के विरुद्ध विरोध करने के लिए प्रेरित किया। 19 फरवरी 1915 को गोखले की मृत्यु हो जाती है। गोखले कितने निर्मल और पवित्र थे, उन्हीं के शब्दों में देखिए, वो लिखते हैं, तुम लोग मेरा जीवन चरित्र लिखने न बैठ जाना, मेरी मूर्ति बनवाने में भी अपना समय न लगाना। तुम लोग भारत के सच्चे सेवक हो गए तो अपने सिद्धांत के अनुसार आचरण करना, अर्थात भारत की ही सेवा करने में अपनी आयु को व्यतीत करना। इसके बाद भारत के एक और महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस का नाम आपने सुना होगा। सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा की राजधानी कटक में 23 जनवरी 1897 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता राय बहादुर जानकीनाथ बोस कटक की नगर पालिका के प्रधान तथा गणमान्य वकीलों में से थे। उनकी माता श्रीमती प्रभावती बोस पुराने धार्मिक विचारों की सरल स्वभाव वाली महिला थी। कलकत्ता विश्वविद्यालय से सन 1919 में उन्होंने बीए परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में पास की
इसके पश्चात उन्होंने विलायत बोले तो विदेश विदेश से ICS की परीक्षा पास की और सिविल सेवा में चले गए, किंतु उनके हृदय में ब्रिटिश शासन के विरोध की भावना थी। अतः उन्होंने ICS की नौकरी को से त्यागपत्र दे दिया। अहिंसा का समर्थन न करने के कारण गांधी जी का जो अहिंसा का नारा था उसका समर्थन उन्होंने नहीं किया था। जाहिर है कि सुभाष चंद्र बोस मानते थे कि अहिंसा के रास्ते में भारत को स्वतंत्रता नहीं दिलाई जा सकती। तो अहिंसा का समर्थन या कहीं गांधी जी का समर्थन, अहिंसा का जो उनका नारा था उस हवाले से के कारण गांधी जी से उनके मतभेद हो गए। सरकार से मुराद अंग्रेजी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस के क्रांतिकारी कार्यों से घबराकर सन 1924 में उन्हें बिना किसी कारण के गिरफ्तार कर लिया और 3 साल तक नजरबंद रखा। उन्होंने युवक कांग्रेस प्रजातंत्रात्मक का गठन किया। सुभाष चंद्र बोस ने 4 साल तक विदेशों में भ्रमण किया। यूरोप से वापस आने पर वे कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में ही सरकार ने सुभाष चंद्र बोस को गिरफ्तार कर लिया और घर पर नजरबंद कर दिया। उन्होंने दाढ़ी बढ़ा ली और एक दिन में भाग निकले और वेश बदलकर कलकत्ता से दिल्ली, पेशावर, काबुल होते हुए जर्मनी जा पहुंचे, जहां हिटलर से उनकी मुलाकात हुई। जापान की सहायता से इन्होंने 1943 में मलाया और सिंगापुर के भारतीय सैनिकों को संगठित करके आजाद हिंद फौज का गठन किया। उनका नारा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आजाद हिंद फौज ने अंग्रेज सेना का मुकाबला किया और अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया, किंतु सन 1945 में जापान की आकस्मिक हार के बाद जो द्वितीय विश्व युद्ध में जापान जब हार गया तो आजाद हिंद फौज को हथियार डालने पड़े। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जिस वायुयान से टोक्यो जा रहे थे उसमें आग लग गई, वो विमान टूट कर गिर गया। फिर उसके बाद जो है संदेह अभी तक बना रहा कि सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ, उसकी मृत्यु हुई जो मतलब जाहिर है कि वो वीर गति को प्राप्त हुए, शहीद हो गए। सारे देश में इस समाचार से शोक की लहर फैल गई। इस तरह से हम लोगों ने आज भारत के महान व्यक्तित्व के जो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रणेता, राष्ट्रीय आंदोलनों के इतिहास में जिनकी अहम भूमिका थी, उन लोगों के बारे में हमने चर्चा की। ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय आंदोलनों के क्रांतिकारियों में सिर्फ इन्हीं 2-4 लोगों का नाम है, बल्कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अनगिनत सैकड़ों हजारों लोगों के नाम हैं। जाहिर है कि उन सारे लोगों के नाम पर चर्चा कर पाना इस एक मीटिंग में संभव नहीं है, और जितना आपके सिलेबस में है, जो आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, वो आपको हमने बता दिया है। तो मैं समझता हूँ कि इतनी बातें आज के लिए काफ़ी हैं। सभी लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।